हेलो एवरीवन, बैक विद द नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी तक के लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़े कॉन्सेप्ट्स रिलेटिंग टू मटेरियल। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, विच इज रिलेटेड टू ओवरहेड्स। ठीक है, अगर हम क्विकली अपनी फर्स्ट क्लास को याद करने की कोशिश करें तो हमने वहां पे देखा था कि हमारी टोटल कॉस्ट होती है, उसको हम दो फर्दर कैटेगरीज में बांट सकते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट, डायरेक्ट का फर्दर कैटेगराइजेशन हो सकता है तीन कॉस्ट में: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। राइट, तो ये पार्ट हमारा क्लियर है। अब हम बढ़ने जा रहे हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ओवरहेड्स की तरफ। ओके, तो अगर हम याद करें तो ओवरहेड्स मतलब कुछ नहीं, कॉस्टिंग की दुनिया में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही ओवरहेड्स बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल रेंट, इंश्योरेंस। रेंट का अगर हम एग्जांपल पढ़ लेके चलें तो हमारा समझना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि उससे हम इजीली थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। राइट, तो एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंस और ओवरहेड्स इज रेंट। मैं इसको अब ओवरहेड्स बोलूंगा क्योंकि कॉस्टिंग की भाषा में हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, अब जैसे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस फर्दर तीन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ना, सिमिलरली ओवरहेड्स भी को भी हम फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब ये ओवरहेड्स को फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, वो क्या तरीके हैं अब हम वो समझते हैं। ये बात शायद थोड़ी अच्छे से समझ ना आई हो, इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, थोड़ी सी सिंपल भाषा में। ठीक है, एक एग्जाम्पल के सारे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। अब मान लो आप इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे हो। राइट, इंटरमीडिएट में टोटल 8 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। 8 सब्जेक्ट, अब मैंने बोला आप सबको कि आप मुझे सारे 8 सब्जेक्ट्स को दो कैटेगरीज में बांट के दो। ठीक है, कैसे बांट के दो वो मैं आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट्स आएंगे, वो दो कैटेगरीज में इस तरीके से बांटा हुआ है। राइट, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के बेसिस पे कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे वो एक कैटेगरी में सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स रखेंगे, एक कैटेगरी में सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स रखेंगे। राइट, कोई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे मैं एक कैटेगरी में सारे वो सब्जेक्ट्स रखना चाहूंगा जो मुझे पसंद है, एक कैटेगरी में सारे वो सब्जेक्ट्स रखना चाहूंगा जो मुझे पसंद नहीं है। राइट, तो आपने ये देखा अलग अलग तरीके हैं हमें उसी एक चीज को अलग अलग कैटेगरीज में बांटने के। हम बेस क्या ले रहे हैं फर्दर डिवीजन के लिए, उससे फर्क पड़ेगा हम किस तरीके से उसको देखेंगे। राइट, जिस तरह हमने बुक्स वाला एग्जांपल लिया, सेम वही लॉजिक अप्लाई होता है ओवरहेड्स पे भी। ओवरहेड्स को भी हम अलग अलग तरीकों में डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आप बेस क्या ले रहे हो, बेसिस फॉर डिवीजन क्या ले रहे हो। ठीक है, तो हमें 4 बेसिस इसमें पढ़ने हैं। एक तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जैसे डायरेक्ट में हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। सिमिलरली ओवरहेड्स भी इनटू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। अगर आप ये एलिमेंट के बेसिस पे क्लासिफाई करो कि मतलब टोटल कॉस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स हैं, फर्दर किस किस चीज से वो कॉस्ट बनी है, अगर हम इसके बेसिस पे क्लासिफाई करने जाएं तो हमारे ये तीन क्लासिफिकेशंस आते हैं: इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। सेकंड, अगर हम कॉस्ट के नेचर के बेसिस पे ओवरहेड्स को क्लासिफाई करें तो अगेन हमारे पास तीन कैटेगरी सामने आएंगी: फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। ठीक है, ये हमारे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझने जाते हैं इन तीनों टाइप की कॉस्ट को, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अपने वीडियो को थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि हमें कंटेंट पूरा विजिबल हो। यहाँ पे मैंने पूरे कंटेंट को समराइज करने की कोशिश की है इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी आसान हो जाए। ठीक है, तो अगर हम नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करें कॉस्ट को तो वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं, हम पहले फोकस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट पे। ठीक है, सब कुछ नाम में ही छुपा है। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? विच वेरीज, दैट इज विच चेंजेस। और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब क्या? विच डज नॉट वेरी और विच डज नॉट चेंज एंड रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, अब बस हमें ये समझना है कि विथ वेरीज और नॉट वेरीज विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, कि क्या चीज है वो जिसके कारण कॉस्ट या तो चेंज होगी या नहीं होगी।
ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेके समझने की कोशिश करते हैं चीजों को। मान लो हम शर्ट्स बना रहे हैं, हमारा वही एग्जाम्पल जिससे हमें समझने में आसानी होती है, राइट। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें क्लॉथ चाहिए, राइट। अब हमारे पास स्पेस नहीं है तो हमने स्पेस रेंट पे ली, ठीक है। अब हमारा इधर फिनिश्ड प्रोडक्ट क्या है, शर्ट, बहुत बढ़िया। अब मान लो हमें एक शर्ट बनानी है तो हमें थोड़ा कपड़ा चाहिए, 10 शर्ट्स बनानी है तो थोड़ा ज्यादा कपड़ा चाहिए, 1000 शर्ट्स बनानी है तो और ज्यादा कपड़ा चाहिए, करेक्ट। वहीं पे अगर हम एक शर्ट बना रहे तो हमें रेंट भरना है, 10 शर्ट बना रहे तो भी उतना ही रेंट भरना है, 1000 शर्ट बना रहे तो भी उतना ही रेंट भरना है। हम मकान मालिक को ये तो जाके नहीं बोल सकते ना यार इस महीने थोड़ी कम शर्ट्स बनाई है तो थोड़ा कम रेंट ले, भगा देगा वो हमें, करेक्ट। तो मतलब हमारे लेवल ऑफ ऑपरेशंस या फिर कितने यूनिट्स हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसके कारण जो हमारी कॉस्ट वेरी हो, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे इनटू वेरिएबल या फिक्स्ड। तो अगर हम अपने, इसको हम दूसरे शब्दों में लेवल ऑफ एक्टिविटी भी बोलते हैं कि किस लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, कि हम या तो ज्यादा यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि कम। तो अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी के चेंज होने से कॉस्ट चेंज हो तो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट चेंज ना हो तो दैट इज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेके समझते हैं, ठीक है। मान लो हम एक शर्ट बना रहे हैं, एक शर्ट बनाने के लिए हमें 2 मीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। एंड कपड़े की हमारी कॉस्ट है 100 रुपीज पर मीटर। तो एक शर्ट को बनाने के लिए हमें 2 मीटर चाहिए, राइट। तो अब हमें टोटल हमारी मटेरियल कॉस्ट क्या हो गई फॉर वन शर्ट, 2 मीटर्स इंटू 100 पर मीटर, दैट इज 200 रुपीज, करेक्ट। केस टू, अब हम बनाने जा रहे हैं 1000 शर्ट। तो 1000 शर्ट के लिए अब हमें मटेरियल कितना चाहिए, 1000 × 2, दैट इज 2000 मीटर, करेक्ट। इसके लिए टोटल मटेरियल कॉस्ट क्या होगी हमारे पास, 2000 × 100 100 पर मीटर, 2000 मीटर्स इंटू 100 पर मीटर, दैट इज 2 लाख रुपीज, करेक्ट। इसी को आप, ये 2 लाख तो हो गई हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट फॉर 1000 शर्ट। इसको आप निकालो पर मटेरियल पर शर्ट, हमारी मटेरियल कॉस्ट कितनी आई, 2 लाख इज फॉर 1000 शर्ट। तो वन शर्ट के लिए हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट हो गई 2 लाख डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 200 रुपीज। ये कहीं देखा हुआ लग रहा है नंबर, सेम तो लग रहा है यार ये। यहाँ पे भी हमारी वन शर्ट के लिए मटेरियल कॉस्ट आई 200, यहाँ पे भी हमारी वन शर्ट के लिए मटेरियल कॉस्ट आई 200। तो एक चीज यहाँ पे हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन रहेगी, विच इज वेरिएबल कॉस्ट के केस में कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। हमने एग्जाम्पल मटेरियल का लिया बट ये एप्लीकेबल तो बात हर वेरिएबल कॉस्ट के लिए रहेगी, राइट। तो हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, इसको अच्छे से याद रखना। वेरिएबल कॉस्ट के केस में कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स सेम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। फिक्स्ड कॉस्ट का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसका भी अगर हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले, हमें मान लो रेंट भरना है टोटल 10,000, ठीक है। अब केस वन हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं 200 यूनिट्स, तो हमारी रेंट पर फिनिश्ड गुड कितनी आई, 200 यूनिट बना रहे हैं तो ये 10,000 तो 200 यूनिट के लिए हुई। तो रेंट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितनी हुई, ये एफ जी मतलब फिनिश्ड गुड, ठीक है। 10,000 डिवाइडेड बाय 200, दैट इज रुपीज 50 पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड। केस टू, हम बना रहे हैं 500 यूनिट ऑफ एफ जी, तो ये हमारी टोटल रेंट तो सेम रहेगी। तो ये अब टोटल रेंट हमारी 10,000 की रेंट, ये यहाँ पे हो गई केस टू में 500 यूनिट्स के लिए, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट पर फिनिश्ड गुड हो जाएगी 10,000 बाय 500, विच वुड बी रुपीज 20 पर यूनिट, ओके। यहाँ पे केस वन में हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड आ रही थी रुपीज 50, केस टू में आ रही है 20। तो यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या रही, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंज होती है, वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट रहती थी। बट यहीं पे हमारी एक और सेकंड ऑब्जर्वेशन है, क्या, कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में सेम रहती है। हमने केस वन देखा, केस टू देखा, दोनों में हमारा रेंट कितना था, 10,000 10,000, करेक्ट। तो टोटलिटी में चेंज हुई क्या हमारी फिक्स्ड कॉस्ट,
नहीं, टोटलिटी में तो चेंज नहीं हुई, पर यूनिट में चेंज हो रही थी, क्योंकि हमारा नंबर ऑफ यूनिट्स, दैट इज हमारा न्यूमरेटर कांस्टेंट था। डिनोमिनेटर जो हम ले रहे थे ना, डिनोमिनेटर चेंज हो रहा था, पर यूनिट तो उससे चेंज होगी होगी। बहुत बढ़िया। तो ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस को ध्यान रखना। कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट चेंजेस बट फिक्स्ड कॉस्ट टोटलिटी में रिमेन्स सेम। यहाँ तक क्लियर है? तो इसके साथ खत्म होती है हमारी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम बढ़ते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या होती है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो विच रिमेन्स फिक्स्ड बट टू एन एक्सटेंट, उस एक्सटेंट के बाद वो चेंज होने लगती है। अच्छा, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ना तो और चीजें क्लियर होंगी। आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा है अपने घर में? जो रियल लाइफ में आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, अगर नहीं देखा हो ना तो जरूर देखना, उससे आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट का फंडा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कैसा रहता है? उसमें एक फिक्स्ड चार्ज रहता है, मान लो 150 रुपए पर महीना। तो अगर आप पूरे महीने भर में थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिसिटी यूज ना करो ना, एक लाइट भी ना जलाओ ना, तो भी आपका बिल जीरो नहीं आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। वो आएगा 150 रुपीज। 150 इज जस्ट एन एग्जाम्पल हमारे केस में। ठीक है, वो फिक्स चार्ज हो गया। बट 150 के ओवर एंड अबव हम जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी मेजर होती है यूनिट्स में, तो अगर हम 10 यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो हमारे पर यूनिट चार्ज होता है। करेक्ट? तो हमने इसमें क्या देखा? एक हमारा फिक्स चार्ज है, जो कि भले हम थोड़ी भी बिजली ना कंज्यूम करें, वो हमारा लगेगा ही लगेगा, और हम भले बहुत ज्यादा बिजली यूज करें तो भी वो सेम रहेगा। इसके अलावा एक हमारा वेरिएबल चार्ज भी रहता है, जो कि हम जितनी बिजली यूज करेंगे वो उतना ज्यादा आएगा। करेक्ट? तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया सेमी वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स्ड अप टू एन एक्सटेंट, हमारे वाले केस में वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड चार्ज है, बट एक एक्सटेंट के बाद अगर हम इसमें जैसे यूनिट्स कंज्यूम करेंगे तो वेरिएबल का भी उसमें एक एलिमेंट आ जाएगा। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल, इसमें दोनों कॉस्ट शामिल होंगी। हाइब्रिड, हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट इज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। एग्जाम्पल क्लियर है इलेक्ट्रिसिटी वाला? तो अब इसमें भी हम न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लेते हैं, और ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन चांसेस है कि या तो डायरेक्टली आ जाए, डायरेक्टली के चांसेस कम है, बट ये आपको बड़े क्वेश्चन में इसका न्यूमेरिकल एक छोटा सा आ सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। हमारी 10 यूनिट्स के लिए हमारी मान लो टोटल कॉस्ट लग रही है 2000। ठीक है, और 50 यूनिट्स के लिए हमारी टोटल कॉस्ट लग रही है 8000। ठीक है, ये दो लाइनों पे ध्यान दो। 10 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट 2000, 50 यूनिट्स के लिए टोटल कॉस्ट 8000। तो क्या टोटलिटी में सेम है ये दोनों कॉस्ट? नहीं, यहाँ पे लग रही है 2000, यहाँ पे लग रही है 8000। तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं है, राइट? फिक्स्ड कॉस्ट तो नहीं लग रही है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था, टोटलिटी में सेम रहती है, तो ये फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है हमारी। सेकेंड, क्या हमारी ये पर यूनिट सेम है? पर यूनिट यहाँ पे चेक करो, 2000 बाई 10 दैट इज 200, 8000 बाई 50, 8000 बाई 50 कितना हुआ? 160। यहाँ पे 200, यहाँ पे 160। तो हमारी वेरिएबल भी नहीं है, ना फिक्स्ड है ना वेरिएबल है। और हमने देखा था हम कैटेगराइजेशन तो तीन ही में कर सकते हैं, या तो फिक्स्ड या वेरिएबल या सेमी वेरिएबल। ना ये फिक्स्ड है ना ये वेरिएबल है, तो ये है क्या? तो ये है हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें दोनों एलिमेंट्स है हमारे, फिक्स कॉस्ट का भी और वेरिएबल कॉस्ट का भी। अब हमारा काम क्या रहेगा? हमें दोनों एलिमेंट्स अलग अलग करने हैं। इस कॉस्ट में से हमें, टोटल कॉस्ट में से फिक्स का एलिमेंट निकालना है, वेरिएबल का एलिमेंट निकालना है। ठीक है, अब ये टोटल कॉस्ट बनी कैसे? मैंने आपको बोला वेरिएबल प्लस फिक्स। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कैसे आई होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या रहा हमारा? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स इनटू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्लस फिक्स्ड कॉस्ट एज इट इज। ठीक है, अब मैं यहाँ पे मान रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को x मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और फिक्स कॉस्ट को हम y मान के चलते हैं। ठीक बात है? तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट x इंटू नंबर ऑफ यूनिट क्या है हमारे 10, प्लस फिक्स कॉस्ट मैंने कितनी बोली y, ये क्या हो गया हमारा टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी दी हुई है? 2000। तो ये हमने एक इक्वेशन बना ली। ठीक है, हम इसमें थोड़ी मैथ्स लाके इसको सॉल्व करेंगे। मैथ्स में हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है
साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, यानी कि लीनियर इक्वेशन मेथड सॉल्विंग, जिसमें हम अगर हमारी दो चीजें अननोन रहती है तो उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर दो चीजें अननोन क्या है, एक फिक्स कॉस्ट और एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, तो हमने पहली इक्वेशन बना ली, यहाँ पे हम दो इक्वेशन बनाएंगे, उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनाई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स हमारे 10 प्लस फिक्स्ड कॉस्ट हमारी y, और ये किसके बराबर है, हमारी ये टोटल कॉस्ट के बराबर है। राइट, टोटल कॉस्ट कितनी है, 2000। सेकेंड केस लेंगे तो उससे सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एक्स, नंबर ऑफ यूनिट्स 50, यहां से आ गए ये हमारे, प्लस फिक्स्ड कॉस्ट y इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है, हमारी टोटल कॉस्ट के। टोटल कॉस्ट हमारी कितनी, 8000। करेक्ट, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, तो हम क्या देखेंगे, अब हम करने जा रहे हैं 2 - 1, ये y माइनस वाई, ये तो कैंसिल हो जाएगा, y माइनस वाई। ठीक है, हमें 1 को सब्ट्रैक्ट करना है 2 में से, तो 8000 माइनस 2000, तो ये हमारा 6000 आ जाएगा। करेक्ट, यहाँ पे ये हमारा 50 इंटू एक्स हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा हमारा 10 इंटू एक्स 10x, 50x माइनस 10x कितना हो गया 40x, और ये हमारा y तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ पे हमारा बचा 40x इक्वल टू 6000। ठीक है, इसको अगर डिवाइड करूंगा x इक्वल टू 6000 बाय 40 विच इज 150। करेक्ट, अब ये 150 को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। चलो फर्स्ट वाली में पुट करते हैं, 150 इंटू 10 1500 प्लस y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 2000 माइनस 1500, तो y आ गया हमारा 500। ठीक है, y क्या था हमारा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 500, और हमने x क्या लिया था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वो आ गई हमारी 150। ठीक है, तो इस तरीके से हमें टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट का एलिमेंट और फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट अलग अलग करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जिससे हमें बड़े न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हेल्प होगी। ठीक है, अब हम आते हैं, ये हमने पढ़ लिया, यहाँ पे हमारा खत्म होता है वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो तो अभी तक हमने दो हमारी कैटेगरीज कवर कर लिए हैं ओवरहेड्स की। फर्स्ट, अगर हम एलिमेंट के बेसिस पे ओवरहेड्स को फर्दर कैटेगराइज करें, और सेकंड, अगर हम कॉस्ट के नेचर के बेसिस पे ओवरहेड्स को फर्दर कैटेगराइज करें। ये हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी दोनों कैटेगरीज हमारी छोटी छोटी हैं, फंक्शन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और कंट्रोल तो बिल्कुल ही ज्यादा रिलेवेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है रादर। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ मूव ऑन करते हैं, बाय फंक्शन। तो अगर हम बाय फंक्शन देखें, बाय फंक्शन मतलब क्या, कि अगर हम उसको इस बेसिस पे कैटेगराइज करें कि कौन सा डिपार्टमेंट उस कॉस्ट को इनकर कर रहा है। ठीक है, तो उस बेसिस पे अगर हम ओवरहेड्स को कैटेगराइज करें, तो हमारे पास अगेन तीन कैटेगरी सामने आएंगी। वन, फैक्ट्री ओवरहेड्स, सेकंड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, थर्ड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। इसके भी हम वापस चार्ट पे चले जाते हैं, और अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ ना, किस बेसिस पे हम कैटेगराइजेशन कर रहे हैं, तो हमारा जो पूरा प्रोसेस है ना, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द सेल्स, ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है, इसमें कौन से स्टेप पे हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है, उसके बेसिस पे हम यहाँ पे कॉस्ट को कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और हम समझेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारी इसमें फर्स्ट कैटेगरी है फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो सारी कॉस्ट जो फैक्ट्री लेवल तक इनकर होती हैं, दैट इज जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करती है। ठीक है, वो हो गई हमारी फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसका एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं, तो हमारी जो फैक्ट्री है, अगर वो मान लो किराए पे है, उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, तो वो हमारी फैक्ट्री ओवरहेड हुई, फैक्ट्री लेवल तक है, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही। करेक्ट, तो फैक्ट्री ओवरहेड हुई। सेकंड, जो हम मशीन्स यूज कर रहे हैं, मान लो वो अगर हमने रेंट पे लेके रखी है ना, तो वो हमें फैक्ट्री लेवल तक है, यस। मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रही है, यस, तो वो फैक्ट्री ओवरहेड हो गई। करेक्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स के ही टोटल तीन नाम हैं, इसको हम दो और नामों से जाने जाते हैं, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स बोल लो, प्रोडक्शन ओवरहेड बोल लो, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, बात एक ही है। ठीक है,
तो बेसिकली फैक्ट्री ओवरहेड वो मतलब जो फैक्ट्री लेवल तक इनकर हो एंड जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे। ये हो गई हमारी फर्स्ट। सेकेंड हो गई हमारी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। वो सारी कॉस्ट जो जनरल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस में इनकर होती है, ये मैन्युफैक्चरिंग में हमें हेल्प नहीं कर रही है, बट हमारे नॉर्मल ऑपरेशंस को मैनेज करने में हमें जो हेल्प कर रही हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई ऑफिस लेके रखा है कि कस्टमर से अगर मीटिंग करनी हो तो हम उस ऑफिस में करते हैं, तो वो उस ऑफिस को हमने रेंट पे लेके रखा है। उस ऑफिस का रेंट हो गया हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स का पार्ट। करेक्ट? फैक्ट्री ओवरहेड्स डन, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स डन। कमिंग टू द लास्ट कॉस्ट विच इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब वो सारी कॉस्ट जिसके सहारे हमारी सेल्स होती है या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या कि कस्टमर तक हम पहुंचाते कैसे हैं वो प्रोडक्ट। ठीक है? तो जो हमारी सेलिंग में मदद करे, सेल्स में मदद करे या डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन में मदद करे, वो सारी कॉस्ट हमारी कहलाएंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी कॉस्ट इसमें आ जाएंगी। तो इसमें अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ सिंपल, अगर हमने मान लो सेल्समैन रखे हैं, सेल्समैन को हम कुछ कमीशन दे रहे हैं या कुछ सैलरी दे रहे हैं, तो उसको हम जो सैलरी दे रहे हैं वो हमारी आ जाएगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। यहाँ पे एक चीज मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, बट मैं फिर से उसको चीज को दोहराना चाहूंगा इन केस आप वो चीज नहीं पकड़ पाए हैं, तो अब समझ लेना उसको कि मैं एक्सपेंस का नाम लूं, उससे आप ये नहीं बता पाओगे कि वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में क्लासिफाई करेगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्लासिफाई करेगा या सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। आपको उसकी गहराई में जाना पड़ेगा एक्सपेंस की, राइट? मान लो मैं सैलरी की बात करूं, बताओ सैलरी किस में आएगी? इसमें आएगी वो फैक्ट्री में, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में? तो अगर सिर्फ सैलरी बोलूं मैं तो कोई नहीं बता सकता कि किस में आएगी। इसको हमें थोड़ा और डिटेल में समझना पड़ेगा किस चीज की सैलरी। अगर मैं बोलूं सैलरी है जो वर्कर्स हमारे मैन्युफैक्चर करते ना, उस पर हमने एक सुपरवाइजर रखा हुआ है, उसकी सैलरी है ये। अच्छा, सुपरवाइजर की फैक्ट्री लेवल तक है, मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प कर रहा है, करेक्ट, तो ये सैलरी हो गई। सुपरवाइजर की सैलरी आ जाएगी फैक्ट्री ओवरहेड्स में। मान लो मैंने एक प्यून रखा हुआ है, वो मेरा ऑफिस पूरी क्लीनिंग करता है, जो ऑफिस मैंने बताया था ना कस्टमर मीटिंग के लिए मैंने लिया हुआ है, उसको पूरा क्लीन करता है। तो ये हमारे जनरल मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चा लग रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में। करेक्ट? थर्ड, मैंने ये एग्जांपल तो ले लिया, मैं फिर से ले लेता हूँ। सेल्समैन हमने रखा हुआ है, सेल्समैन को हम सैलरी पे कर रहे हैं, तो वो किस में क्लासिफाई करेगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में। तो आपने देखा है हमारा तीनों ही एक्सपेंस सैलरी के, बट किसको हम वो सैलरी पे कर रहे हैं, तो हमारा कौन सा फंक्शन वो एक्सपेंस इनकर कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी कॉस्ट क्लासिफाई हो जाएगी आइदर ऑफ दीज थ्री बकेट्स में। ठीक है? तो सिर्फ एक्सपेंस के नाम पे मत जाना, उसको डिटेल में जाना कि किस चीज का एक्सपेंस है, उसके बेसिस पे इन तीनों कैटेगरीज में से एक में क्लासिफाई करना। ठीक है? तो हमारे यहाँ पे तीन बेसिस कवर हो गए, अब हम लास्ट बेस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बाय कंट्रोल। कंट्रोल, ये हमारा कॉस्ट पे वो कंट्रोल कितना है, कि वो कंट्रोलेबल कॉस्ट है कि वो अनकंट्रोलेबल कॉस्ट है। ये तो बहुत ही सिंपल है। तो अगर मैं कंट्रोलेबल कॉस्ट को बताना चाहूँ तो कंट्रोलेबल कॉस्ट मतलब वो जो प्रॉपर हमारी पॉलिसी से, प्रॉपर मैनेजमेंट की हमारी पॉलिसी से जिनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरी, तो अगर हम प्रॉपर स्टाफिंग करेंगे, 9 स्टाफ की जरूरत है तो 9 को ही हायर करेंगे, 11 को नहीं करेंगे, करेक्ट, या 8 को नहीं करेंगे, तो ये हमारी कॉस्ट कंट्रोलेबल है, हमारे कंट्रोल में है। करेक्ट? अनकंट्रोलेबल क्या मतलब? जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, हमारे बस में नहीं है उसको चेंज करना। अच्छा, इसका क्या एग्जांपल है? इसका एग्जांपल टैक्स, टैक्स रेट। मान लो आप पे आज लगता है जीएसटी का रेट 5%, कल को गवर्नमेंट ने बोल दिया नहीं हम तो लगाएंगे इस पे 15% या 50%, 90%, कुछ कर पाओगे आप? कुछ नहीं कर पाओगे। कितनी ही अच्छी पॉलिसीज बना लो, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने जो रेट बोल दिया उतना आपको पे करना पड़ेगा, राइट? तो ये हो गई हमारी कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट। इसी के साथ हमारे जो चार बेसिस हमें जो पढ़ने थे वो कवर हो गए। आज की पूरी क्लास को क्विकली 1 मिनट के अंदर रिकैप करते हैं, ठीक है? आंखें बंद कर लेंगे और फटाफट आप मेरे साथ बोलते जाएंगे, ठीक है? या तो पहले मुझे सुन लो, उसके बाद फटाफट आप रिवाइज कर लेना 1 मिनट में। 3, 2, 1, लेट्स स्टार्ट।
टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट इसको बांटने के 4 बेसिस। फर्स्ट, एलिमेंट के बेसिस पे, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। सेकंड, नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करने का, फिक्स ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स ओवरहेड्स मतलब वो जो हमारे आउटपुट के लेवल में चेंज होने से जिस कॉस्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स मतलब वो जिसमें हमारे आउटपुट के लेवल पे चेंज होने से वेरी कॉस्ट चेंज होगी। थोड़ा आउटपुट बनाओगे थोड़ी कॉस्ट लगेगी, आउटपुट बढ़ाओगे कॉस्ट बढ़ेगी। सेमी वेरिएबल ओवरहेड वो जिसमें फिक्स ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड दोनों मिक्स है। इसमें फिर हमने मैथ्स के थ्रू टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड ओवरहेड एंड वेरिएबल ओवरहेड कंपोनेंट को छांटना सीखा थ्रू मैथ्स। दो इक्वेशन बनाएंगे, एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट। थर्ड बेसिस हमारा फंक्शन के बेसिस पे, कौन से स्टेप पे हमारी कॉस्ट इनकर हो रही है उसके बेसिस पे क्लासिफाई करना। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। जो मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे, जो फैक्ट्री लेवल पे लगे वो फैक्ट्री ओवरहेड्स। जो जनरल मैनेजमेंट में इनकर हो कॉस्ट वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। थर्ड, जो सेलिंग एंड डिलीवरी और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारी कॉस्ट है वो आ जाएंगी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में। फोर्थ, हमारा बेसिस ऑफ कैटेगराइजेशन बाय कंट्रोल, कंट्रोलेबल कॉस्ट, जो हम अच्छी पॉलिसीज के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं जिन कॉस्ट को, वो कंट्रोलेबल कॉस्ट। हम जिनको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, हम कितनी ही अच्छी पॉलिसीज बना लें, वो आ गई अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस। तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।